अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनल डिस एक्सटिंक्शन। कंटेस्ट क्या है कि यूएस की एक बायोटेक कंपनी है कोलोसल बायोसाइंस, उसने क्लेम किया है कि उसने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है टेक्नोलॉजी, मतलब जी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करके जो है 3 ग्रे वुल्फ पप्स को जो है, जो कि पहले जो किसी वुल्फ के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है फॉलो करते हैं, उसको जो है फिर से जो है मॉडिफाई करके एक तरीके से पैदा किया है और कॉल्ड इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुली फंक्शनल डिस एक्सटिंक्शन। तो मतलब जो पहले कोई एक प्रजाति थी वुल्फ की, इसको डायर वुल्फ बोलते हैं, तो वो जो एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब विलुप्त हो गया था, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू जो है 3 ग्रे वुल्फ पल्प्स जो है यूएसए के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। तो फंक्शनल डिस एक्सटिंक्शन क्या प्रोसेस है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक नया ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जाता है जो कि फुलफिल करता है जो पुराना कोई ऑर्गेनिज्म था उसका जो इकोलॉजिकल रोल था, पुराने किसी एक मतलब जो है एनिमल्स का जो पुराना इकोलॉजिकल रोल था, लेकिन वो प्रजाति विलुप्त हो गया है, तो उसके कुछ ट्रेट्स को मिला करके, उसके कुछ ट्रेट्स को फिर से जो है मतलब जो है यूज करके इकोलॉजिकल को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। होता क्या है इसमें कि जैसे इस फंक्शनल डिसफंक्शन के 2 पार्ट है एक्चुअल में, एक तो जो है ट्रू डिस एक्सटिंक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग, मतलब उसमें हूबहू जो है जो एक्सटिंक्ट हो गया है जो एनिमल चाहे जो स्पीसीज, उसको जो है हूबहू जो है फिर से जो है रिक्रिएट किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू डिस एक्सटिंक्शन। और दूसरा जो होता है फंक्शनल डिस एक्सटिंक्शन। जो फंक्शनल डिस एक्सटिंक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो स्पीसीज विलुप्त हो गया है उसके क्लोज जो है रिलेटिव को जो है चाहे उसके मेकअप करके कस्टम जीन एडिटिंग वगैरह करके उसको जो है ओरिजिनल जो स्पीसीज था उसके जैसा वो दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। हो सकता है कुछ हाइट में चाहे बॉडी के फिगर वगैरह में स्ट्रेंथ में कुछ जो है डिसिमिलरिटी हो जाए, लेकिन जो इकोलॉजिकल जो आउटपुट है वो सेम उसको फुलफिल करता है। तो तरीका इसका यही है कि मतलब एक तो ट्रू डिस एक्सटिंक्शन होता है और दूसरा जो है फंक्शनल डिस एक्सटिंक्शन होता है। कार्य कैसे करता है? इसमें एक कार्य करने का तरीका ये है, टेक्निक जो है यूज करते हैं हम। एक तो ये जीन एडिटिंग की जो टेक्निक है CRISPR, जो एक CAS एक सीजर होता है 9 करके, उससे जो है जीन एडिटिंग टूल है, तो उसका यूज करते हैं, क्लोनिंग करते हैं और जीनोम मैपिंग करते हैं। बेसिकली फोकस क्या होता है इसका? रिवाइविंग इकोलॉजिकल रोल्स एंड ट्रेट्स ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो विलुप्त हो गया स्पीसीज, उसके इकोलॉजिकल रोल को जो है रिवाइव करना है। और एक्चुअल में ये जो फंक्शनल डिसफंक्शन जो है, जो हमारा एक्चुअली इस जो टॉपिक का कंटेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से जो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता है, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो होता है, जो कि क्लोजली रिसेंबल करता है जो विलुप्त हो गया है। एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं होता है, लेकिन उसके जो है मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा जो है उसको एक रिसेंबल किया जाता है कि जो है जस्ट उसके सिमिलर टाइप का कुछ दिखे। तो ये हुआ फंक्शनल डिसफंक्शन से संबंधित हमारा जो है न्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उंगुलेट्स से। उंगुलेट्स जो होते हैं, ये जो फिगर में दिए हुए एनिमल्स, इनको जो है इनको हम उंगुलेट्स बोलते हैं। तो इसमें जो है कॉमन लैंड, वाटर बुफेलो, हिप्पोपोटेमस, ये सब जो एनिमल्स फिगर में दिए हुए हैं, ये जो है हुफ्ड एनिमल बोलते हैं इसको। ये जो है हुफ्ड एनिमल है, जिसमें मान लीजिए पिग भी आता है अपना, तो ये हुफ्ड एनिमल है, उसको जो है हम बोलते हैं उंगुलेट्स। तो कंटेस्ट क्या है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इंडिया का फर्स्ट सर्वे जो किया है उंगुलेट्स लेकर के, जो हुफ्ड एनिमल होते हैं उनको लेकर के एक सर्वे किया है, और वार्निंग, उस सर्वे के जो रिजल्ट आया उससे वार्निंग जारी किया है कि देयर आर डिक्लाइनिंग इन पॉपुलेशन। मतलब जो है उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में जो है ये हुफ्ड एनिमल होते हैं, इनकी जनसंख्या जो है घट रही है। उंगुलेट्स एनिमल क्या होते हैं कि ज़्यादातर ये ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ये होता है कि ये प्राइमरीली जो है ना हर्बीवोरस होते हैं, ममल्स होते हैं, जिसमें चीतल, एंटीलोप्स, सांबर, नीलगाय है। और इनका जो है ये खास करके इनका ये शिकार किसके होते हैं? टाइगर के बेसिकली ये शिकार होते हैं, प्रेज होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ये कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के रीजनरेशन में, इकोलॉजी को मेंटेन करने में थ्रू सीड डिस्पर्सन, मतलब सीड डिस्पर्सन करके जो है ग्रासलैंड्स के जो है रीजनरेशन में ये हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं और सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये उनका हुआ सिग्निफिकेंस इकोलॉजी को लेकर के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैबिटेट्स क्या है, और जो है ये इंस्टीट्यूशन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और NTCA ने फर्स्ट टाइम इसका सर्वे किया है और इनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो हो रही है उसको लेकर के चिंता व्यक्त की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूज। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो जो न्यूज में है उनसे संबंधित जो ये डिस्कशन किया गया है। तो पहला है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको साइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है
मतलब कोई एग्रीमेंट ऐसा बाइंडिंग नहीं है, एक वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है इंश्योरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मतलब जो है किसी भी वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड अगर किसी की रीजन से होता है तो ट्रेड इस लेवल का ना हो कि उनका जो है सर्वाइवल, मतलब उस स्पीसीज़ का जो है, चाहे उस प्लांट्स एनिमल जो भी है उसका सर्वाइवल जो है वो थ्रेटन हो जाए, मतलब वो विलुप्ति के कगार पर खड़ा हो जाए। ये जो है जो वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, इसमें जो पार्टियां शामिल हो जाती हैं वो लीगल बाइंडिंग ऑन द पार्टी, उन पर क्या है कि एक लीगल बाइंडिंग होती है, बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। लेकिन नेशनल लॉ को ये नहीं, मतलब ये नेशनल लॉ का एक रूप नहीं ले देती है। एक तरीके का ये पार्टी जो भी इसको एग्रीमेंट को में शामिल हो जाती है, साइट्स कन्वेंशन को फॉलो कर, साइट्स के कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लेती है, तो वो एक तरीके का लीगल बाइंडिंग होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो मैनेज इस तरीके से करे कि एनिमल और प्लांट स्पीसीज जो है उसका जो है सर्वाइवल थ्रेटन्स ना हो। इसका जो ड्राफ्ट पॉलिसी जो है 1963 में जो है एट IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है रिजोल्यूशन में आया था, और 1975 में जो है ये इन फोर्स, मतलब जो फोर्स में आ गया था, मतलब एक तरीके से जो है इसका कानून जो है इंटरनेशनली जो है फॉलो करने लगा गया था। इट प्रेजेंट इंडिया को लेकर के टोटल 185 पार्टीज इसके हैं, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1976 में। इसकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसकी समय समय पर जो है समिट होती है। इंडिया में भी एक बार जो है इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1981 में जो है हुआ था दिल्ली में। साइट्स के 3 अपेंडिक्स हैं। जैसे हम इसके प्रीवियस भी जो आर्टिकल्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो साइट्स के जो है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 आ रहा था। तो ये अपेंडिक्स के बेसिस पे जो है साइट्स के जो भी, मतलब जो भी ट्रेड बैरियर लगाया जाता है, चाहे ट्रेड को जो है किस तरीके से जो है उसको, मतलब जो है ट्रेड को लेकर के रेगुलेशन जो की बात की जाती है, तो उसमें जो है अपेंडिक्स 1 वाली बात है। तो अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज हैं जो हाईली थ्रेटेंड है एक्सटिंक्शन के, मतलब जो विलुप्ति के कगार पे खड़े हैं, और उनका जो है ट्रेड परमिशन बहुत ही एक्सेप्शनल केस में मिलता है, बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल केस में जो है उनके ट्रेड को परमिशन मिलता है। वे स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़े हैं, थ्रेटेंड हैं एक्सटिंक्शन को लेकर के। अपेंडिक्स 2 में जो है वे स्पीसीज हैं जो कि थ्रेटेंड ऑफ द एक्सटिंक्शन नहीं है, मतलब जो है वो विलुप्ति के कगार पे खड़े नहीं हैं, लेकिन उनका फिर भी जो है ट्रेड को कंट्रोल किया जाए ताकि जो है भविष्य में उनको जो थ्रेटेंड वाला जो कैटेगरी है, एक्सटिंक्शन वाला जो कैटेगरी है उसमें ना शामिल हो जाए, इसलिए उनके ट्रेड को कंट्रोल करना है। पहले वाले में बिल्कुल मतलब जो है एक्सेप्शनल केसेस में परमिशन देना है। दूसरे वाले जो अपेंडिक्स 2 में है कि कंट्रोल्ड मैनर में ट्रेड जो है परमिटेड होता है। तीसरे वाले में क्या है कि ये जो है स्पीसीज कोई भी है वो किसी एक देश में प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो देश जो है अपील करता है बाकी देशों से, साइट्स के मेंबर से, साइट्स की पार्टियों से कि आप मुझे असिस्ट कीजिए ताकि जो है इसके में जो स्पीसीज है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे देश में जो है ये लगभग जो है एक्सटेंशन ऑफ द थ्रेट है कि एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंशन के कगार पे खड़ा है, तो बाकी मतलब जो साइट्स के देश जो है, साइट्स की जो एसोसिएटेड पार्टीज़ हैं उनसे एक तरीके से वो हेल्प का जो है डिमांड करता है। की इनिशिएटिव्स क्या है साइट्स के, तो एक माइक प्रोग्राम चलता है इसका कि फॉर इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट। तो एलिफेंट की इलीगल किलिंग को से लेकर के एक मॉनिटरिंग वाला एक प्रोग्राम है, उसको हम बोलते हैं माइक प्रोग्राम, जो कि साइट्स के द्वारा इनिशिएट किया गया है। दूसरा साइट्स ट्री स्पीसीज प्रोग्राम, CTSP बोलते हैं इसको, साइट्स ट्री स्पीसीज प्रोग्राम। और तीसरा जो है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम 2010। तो इस तरीके का जो है ये 3 की इनिशिएटिव जो है साइट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट ये रिलीज करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। तो जैसे जनरली क्वेश्चंस भी पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि मतलब ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जो है वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के द्वारा, मतलब साइट्स के द्वारा जो है इसे रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशन जो न्यूज में है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो ये एक इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैराइटीज ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट्स की न्यू वैराइटीज़ है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको मतलब जो है उसके सीड्स को, चाहे जो ब्रीडर्स हैं उनको जो एक तरीके से इंसेंटिवाइज करता है उसके प्रोटेक्शन से संबंधित। एम इसका यही है कि टू प्रोवाइड एंड प्रमोट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। तो जो प्लांट की वैराइटीज़ है, डाइवर्सिटी है, उसको एक तरीके से प्रमोट करता है ये। जेनेसिस क्या है इसका है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। फंक्शन क्या है कि ये जो है जो ब्रीडर्स होते हैं, जो मतलब जो है जो सीड्स वगैरह को जो ब्रीड करा के डेवलप करते हैं, तो उनको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देता है ये। तो ग्रांट्स ब्रीडर्स राइट टू इंसेंटिवाइज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू। और इनको जो, जैसे मान लीजिए कोई ब्रीडर है जो डेवलप कर रहा है कोई
प्लांट की वैरायटी जो है डेवलप कर रहा है, तो आईपी राइट्स दे देने की वजह से एक तरीके से उनको इंसेंटिव मिलता है कि फिर से नई वैरायटीज़ को वो डेवलप करें। इससे क्या होता है कि इम्प्रूव्ड प्लांट वैरायटी फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इससे जो है प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी भी बढ़ती है, साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी भी बढ़ती है। तो मेन फंक्शन इसका यही है। और जो है मतलब जो यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ जो है, ये जो यूपो जो है, इसका कन्वेंशन आया था 1991 में। इट स्ट्रेंथन ब्रीडर्स राइट, मतलब ब्रीडर्स को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने के कारण जो है ये इस ब्रीडर्स राइट को स्ट्रेंथन करता है। साथ साथ जो है मेक्स द फार्मर्स प्रिविलेज टू सेव सीड्स ऑप्शनल टू फॉर द मेंबर्स कंट्री, मतलब फार्मर्स को भी एक तरीके से जो है ये बोलता है कि उनको प्रिविलेज देता है कि आप जो एग्जिस्टिंग सीड्स है उसको आप सेव करके रखिए, और जो ब्रीडर्स जो है अगर कोई डेवलप करता है तो आप उससे जो है आप ले भी सकते हैं, लेकिन अपने आप जो सीड्स है उसको सेव कर लीजिए। ऑप्शनल फॉर द मेंबर कंट्रीज, जो मतलब मेंबर कंट्रीज है उनको जो है ऑप्शन देता है इस टाइप का। इंडिया का स्टेटस क्या है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, क्योंकि इंडिया में खुद ही जो है मतलब जो है इससे संबंधित जो है कानून पास किया गया है, वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी एक्ट 2001। ये एक्ट जो है भारत में मतलब फार्मर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित भी है, और साथ साथ जो है प्लांट की वैराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ फार्मर्स के राइट्स को भी ये दिखाता है, और विच यूनिकली प्रोटेक्टेड बोथ ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट। इस एक्ट के तहत जो है जो ब्रीडर होंगे, चाहे कोई इंडस्ट्री जो रिसर्च सेंटर होंगे, वो अगर कोई वैराइटीज़ डेवलप करते हैं तो उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ जो है फार्मर्स का भी जो राइट है, जैसे कि उनको सीड्स सही समय पर मिले, सही रेट में मिले, सही वैराइटीज़ का मिले, तो उनके जो राइट्स होते हैं फार्मर्स के, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया में ये प्लांट के न्यू वैराइटीज़ के प्रोटेक्शन से संबंधित इंडिया में ये कानून है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस। ये इंस्टीट्यूशन क्या है कि कोलिजन ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके जो है इसको डेवलप किए हैं बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट से संबंधित। इसमें जो है पहला ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा कंजर्वेटिव इंटरनेशनल, तीसरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN, चौथा है इसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। उसके तहत एक स्कीम है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो ये 4 इंस्टीट्यूशन मिल करके जो है इसको डेवलप किए हैं। 2008 में इसको लागू किया, मतलब जेनेसिस इसका 2008 है, मतलब 2008 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। मिशन क्या है? टू प्रोवाइड डेटा, टूल्स, गाइडेंस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज ए बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड रिस्क। तो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उससे संबंधित जो है ये डेटा, टूल्स और गाइडेंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित। ये जो है संस्था है जो कि इसको स्टैट्यूटरी पावर मिला हुआ है, मतलब कानून बना करके संसद में इसे पास करके इसको अथॉरिटी दी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्पेशलाइज्ड है फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्वेशन से संबंधित ये भारत की एक संस्था है जो कि जो है इससे संबंधित केसों को फास्ट जो है डिस्पोजल करने के लिए बनाई गई है। 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द NGT एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और इन्वायरमेंटल केसेस से संबंधित जो है ये केस को जो है एजुकेट करती है, इसको डिस्पोजल करती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और भी जैसे भोपाल में, पुणे, कोलकाता, चेन्नई 4 और जगहों पर जो है इसका बेंच है एक तरीके से। क्या क्या जो है किस किस एक्ट को जो है ये मतलब जो है के तहत होने वाले जो है इन्वायरमेंटल से संबंधित जो भी केसेस हैं ये इसको डिस्पोज करता है। तो पहला जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके तहत अगर कोई इशू है तो फिर जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे जो फ्रेमवर्क हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, जिससे संबंधित केस का जो है ये तरीके से डिस्पोजल करता है। पावर इसको सिविल कोड का मिला हुआ है, और अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908, मतलब सिविल कोड का ये एक तरीके से के रूप में ये कार्य करता है। जो है ये नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, मतलब जो है पावर तो इसको सिविल कोड का मिला हुआ है, लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और एविडेंस एक्ट जो है 1872 उसको ये फॉलो, चाहे उसको जो है उसके द्वारा ये बाउंडेड नहीं है, ये गाइडेड है क्या, नेचुरल लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके तहत जो है ये अपना डिसीजन देता है। मैंडेटेड टू डिस्पोज एप्लीकेशन विथ इन 6 मंथ ऑफ द फाइलिंग, मतलब कोई भी केस अगर फाइल होता है तो उसका विथ इन 6 मंथ जो है उसको डिस्पोज करना है,
ठीक है। मेंबर क्या होते हैं इसके, जो मतलब जो एनजीटी के जो मेंबर्स होते हैं, होल्ड ऑफिस फॉर द 5 ईयर बट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। मतलब जो इसके मेंबर होते हैं, एक तो इसके मेंबर जो होते हैं, एक तो मतलब जुडिशरी से भी मेंबर होते हैं इसके, और प्लस जो है टेक्निकल चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होते हैं, और उनका कार्यकाल जो है मैक्सिमम जो है 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, और एलिजिबिलिटी जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, चाहे हाई कोर्ट का किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, तो उसका जो है चेयरमैन बन जाता है। अपील कैसे होती है? ऑर्डर आर बाइंडिंग बट नॉट फाइनल। मतलब ऑर्डर जो इसके द्वारा जो डिस्पोज किया जाता है वो तो है बाइंडिंग है, लेकिन जो है फाइनल नहीं होता है। इट कैन बी रिव्यू इट्स जजमेंट और एन अपील कुड बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। मतलब जो है अगर इसने किसी एनजीटी ने अपना अगर कोई डिसीजन दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, तो ये इसको रिव्यू भी कर सकता है। पहला चीज़ तो खुद भी रिव्यू कर सकता है, दूसरा जो है इसके अगेंस्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस फाइल की जा सकती है विथ इन 90 डेज। अगर जो केस का जो है निपटारा हुआ है तो उसका विथ इन 90 डेज जो है वो कोई ग्रीवांस है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील किया जा सकता है। और जो है रिलेटेड रिपोर्ट्स इंडाइसेस इन न्यूज, कुछ जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो न्यूज में है उसको देख लेते हैं। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 का जो है ये रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है FAO के द्वारा जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 5 साल में जो है एक बार रिलीज करती है। इस साल का जो एडिशन है उसको पब्लिश किया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव के, मतलब जो बाली में जो ये समिट चल रहा था उसके जो है मतलब उसके एडिशन के समय जो है इस ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट को जो है रिलीज किया गया है। और जो है GFOI जो है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव, ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशनल इनिशिएटिव जो है, ये एक फ्लेक्सिब प्रोग्राम है ग्रुप ऑन द अर्थ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप ऑन द अर्थ ऑब्जर्वेशन का एक जो है फ्लेक्सिब प्रोग्राम है, जो कि इस साल जो है बाली इंडोनेशिया में हुआ था। उसी समय जो है इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है इसका इंडिया एक मेंबर कंट्री है। तो इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है कि फॉरेस्ट कवर 32% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया, मतलब जो लैंड एरिया है ग्लोबल का, पूरे अर्थ का, उसका 32% क्या है? फॉरेस्ट है। और इसमें नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स। और जो पूरे जितने भी फॉरेस्ट हैं, 32% जो भी फॉरेस्ट है, तो इसका 50% जो है वो ट्रॉपिक्स एरिया में स्टेब्लिश है, स्थित है। जबकि सेकेंड पोजीशन पे आता है बोरियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल डोमेन्स। तो सब ट्रॉपिकल मतलब जो है ये जो है टेम्परेट, जो अपना जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उससे ऊपर के एरिया को जो है सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। टेम्परेट उससे ऊपर का एरिया, और बोरियल जो है एक तरीके से टाइगा बोलते हैं, जो हाई पूरा सबसे ऊपर के लेटीट्यूड पे जो फॉरेस्ट मिलता है उसको हम बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। यूरोप जो है उसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, जो कि पूरे विश्व का 25% जो है फॉरेस्ट यूरोप में स्थित है। इंडियन के जो फॉरेस्ट है उसके बारे में ये बोला गया कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 9th रैंक है फॉरेस्ट एरिया के मामले में। पहले 10 था, अब उससे जो है 9th आ गया है। अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, इंडिया के पास जो है पूरे वर्ल्ड का केवल 2% जो है फॉरेस्ट एरिया है। और 5th रैंक है इंडिया का ग्लोबल रबड़ प्लांटेशन में, मतलब रबड़ प्लांटेशन में इंडिया का 5th रैंक है। अब इसके साथ ही जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी वगैरह से संबंधित जो है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, बायोडाइवर्सिटी से, जो पहला चैप्टर था विजन IS 365 PT 365 इन्वायरमेंट से संबंधित, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। अगर आपको कुछ और भी इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत लग रही है आपको, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।